हेलो लर्नर्स, आज के सेशन में हम लोग एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में लर्न करेंगे एंड ये फंक्शन यूज क्यों होते हैं ये सीखेंगे। बेसिकली आप लोगों के मन में कई बार ये सवाल आता होगा कि सम, एवरेज, मैक्स ये तो हम लोग कई लोग फिंगर्स पे भी कर सकते हैं एंड नॉर्मली कैलकुलेटर्स फोन में सबके अवेलेबल होते हैं तो हम उस पे भी कर सकते हैं। तो हम एक्सेल में इन्हें क्यों सीखें और इन्हें क्यों अप्लाई करें? तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, इससे आपका वर्क सिंप्लीफाई होता है एंड आपका एक्सेल इजी टू यूज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूचर में अगर आपकी किसी प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज होती है तो इट विल अफेक्ट योर फंक्शन ऑटोमेटिकली, क्योंकि फंक्शंस में आपके सेल के रेफरेंसेस होते हैं, ना कि अमाउंट गिवन होते हैं। जैसे कई लोग क्या करते हैं, इस तरीके से नॉर्मली भी सम कर लेते हैं। एक्सेल में वैल्यूज देखी एंड सम कर लिया, लेकिन इससे जो आपका इफेक्ट आएगा या आपके आंसर में अभी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपकी वैल्यू चेंज होती है तो रिजल्ट आपका इफेक्ट करेगा। हम लोग देखते हैं कैसे। अभी जब हम लोग ये सम कर रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो है 10908। हम लोग सम के फॉर्मूले से सम करके देखते हैं। देखिए, मैंने इक्वल टू लगाया, सम लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, सेल्स को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया एंड सम कर लिया। 10908 10908। तो हम लोग फंक्शन क्यों अप्लाई करें सम का? लेट्स से मेरी ये वाली वैल्यू चेंज हो गई, 454 हो गई, तो जहां पे मैंने फॉर्मूला लगाया है वहां पे मेरा रिजल्ट अफेक्ट करेगा, लेकिन जहां पे मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया है वहां पे मेरा रिजल्ट अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये रीजन होता है कि हम लोग फंक्शंस अप्लाई करते हैं रेदर देन डायरेक्टली सम अलग से निकाल के उसकी वैल्यू को अफेक्ट करवाने की जगह। तो जैसे कि आपने देखा कि अगर हम फंक्शन यूज करते हैं तो हमारी सेल रेफर होती है, इस वजह से अगर हमारे सेल के कोई वैल्यूज चेंज होते हैं तो फंक्शन के रिजल्ट में ऑटोमेटिकली चेंज आता है। दैट्स व्हाई वी प्रेफर यूजिंग ऑफ फंक्शंस इन एक्सेल। तो जैसे आपने सम का फंक्शन लगाया वैसे ही एक्सेल आपको एवरेज का फंक्शन प्रोवाइड करता है। ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट रिस्पेक्टिव सेल्स और कॉलम, ब्रैकेट क्लोज, और आपका एवरेज कैलकुलेट होके आ गया। तो एक बार हम लोग दोबारा देख लेते हैं। सम का फंक्शन इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, रिस्पेक्टिव सेल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सेम वे इज इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन, रिस्पेक्टिव सेल्स का सिलेक्शन, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, एंड आपका एवरेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब अगर हमें अपने अमाउंट में मैक्सिमम वैल्यू जाननी है तो हम लोग सिंपली मैक्स का फंक्शन लगा सकते हैं। इज इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट सेल्स, ब्रैकेट क्लोज। सेम वे आप मिनिमम का फंक्शन लगा सकते हैं, और अगर हमारी कोई वैल्यूज में इस तरीके से चेंजेस आते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली मैक्स और मिन और अदर वैल्यूज भी चेंज होंगी। तो दैट्स व्हाई वी प्रेफर यूजिंग ऑफ फंक्शन। अब आप यहाँ पे तीन देख रहे हैं कॉलम्स, काउंट, काउंटे, काउंट ब्लैंक। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, या हम काउंट के तीन फंक्शंस क्यों यूज कर रहे हैं? जो आपका काउंट है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है। जो आपका काउंट ए है वो करेक्टर प्लस न्यूमेरिक वैल्यूज दोनों को काउंट करता है, एंड जो आपका काउंट ब्लैंक है वो सिर्फ काउंट ब्लैंक्स को काउंट करता है। हम एक बार फंक्शन लगा के देखते हैं, देन उसके बाद आपको डिफरेंस और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो मैंने इक्वल टू लिखा, काउंट लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, अपने सेल सेलेक्ट किए, ब्रैकेट क्लोज किया, आपका 6 वैल्यू आ गया। सेम वे मैंने काउंट ए लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, सेल्स को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, आपके 6 वैल्यू 6 आंसर आ गया। मैंने काउंट ब्लैंक लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, सेल्स को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंड आपका 0 वैल्यू आ गया।
अब अगर मैं यहाँ पे a लिख देती हूँ तो आपका टेक्स्ट वैल्यू में चला गया। तो अब आप देखेंगे कि काउंट और काउंट ए की वैल्यू में चेंजेस आ गए, क्योंकि काउंट ने सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट किया इसलिए उसका काउंट 5 है, एंड काउंट ए ने दोनों को काउंट किया, न्यूमेरिक प्लस करेक्टर और टेक्स्ट, तो इसलिए उसका काउंट 6 है। अब मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक छोड़ दिया, तो आप देखेंगे कि काउंट में से भी आपका एक काउंट कम हो गया, काउंट ए में से भी आपका एक काउंट कम हो गया, और एक आपका काउंट ब्लैंक में आ गया, क्योंकि काउंट और काउंट ए में से कोई भी ब्लैंक वैल्यूज को काउंट नहीं करता है, इसलिए एक्सेल आपको ब्लैंक वैल्यूज को काउंट करने के लिए अलग से एक फंक्शन देता है जो कि आपका काउंट ब्लैंक होता है। तो आई होप आपको काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक का डिफरेंस क्लियर हो। काउंट सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है, काउंट ए न्यूमेरिक प्लस टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है, एंड काउंट ब्लैंक सिर्फ ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है, क्योंकि काउंट या काउंट ए में से कोई भी ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं करता है। तो अभी तक हमने सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक के फंक्शन सीखे हैं। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है और क्वेरीज हैं तो यू कैन आस्क मी इन चैट बॉक्स, और यू कैन कनेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप on our mail ID which is mentioned in description. So I am giving 5 minutes to all of you. If you have any doubts, you can ask in comment box. So किसी का कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे सम इफ लिखा हुआ दिख रहा है। सम इफ, एवरेज इफ जो होता है आपका, ये सम को कंडीशनल कर देता है। अभी तक आपका क्या था, वो सारे सेल्स को सम कर रहा था जो भी आपने उसमें सेलेक्ट किए थे, बट सम इफ आपका एक क्राइटेरिया बेस्ड सम कर देता है जिसमें आप कंडीशन बेस्ड सम कर सकते हैं। लेट्स से आप सिर्फ उन वैल्यूज को सम करना चाहते हैं जिनकी कैटेगरी प्रोड्यूस है, तो आप कैसे सम करेंगे? यहाँ पे तो अभी आपके 5 और 6 सेल्स ही हैं, तो आप इजिली सम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बहुत सारा डेटा है तो आप कैसे इस तरीके के डेटा में सम करेंगे, क्योंकि नॉर्मल सम वो फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करेगा। तो मैं पहले प्रोड्यूस में दोबारा से वैल्यू डाल देती हूँ, बिवरेजेस में भी डाल देती हूँ। उसके बाद हम लोग सम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। तो सबसे पहले वो आपको कह रहा है कि रेंज, तो रेंज का मतलब है कि वो वाली रेंज देनी है जहां पे आपको इसमें क्राइटेरिया लगाना है। तो मैंने अपनी रेंज सेलेक्ट कर ली, देन मैंने कॉमा लगाया, अब मैं क्राइटेरिया दूंगी। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको क्राइटेरिया हमेशा उसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से आपके डेटाबेस में लिखा हुआ है। अगर स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है तो आप स्मॉल लेटर्स लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है तो आप कैपिटल लेटर्स लिखेंगे। स्पेलिंग मस्ट बी सेम। और क्योंकि ये टेक्स्ट क्राइटेरिया है तो हम लोग इसे डबल ब्रैकेट्स में लिखेंगे, कॉमा। अब मैं सम रेंज दूंगी कि इस क्राइटेरिया पे किस रेंज में से इसे सम करना है, एंड मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी एंड मैं एंटर कर दूंगी। आपका रिजल्ट आया 7978। हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये रिजल्ट सही है या नहीं। आप देखेंगे जब मैं इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर रही हूं तो नीचे प्रोड्यूस का ऊपर भी एक गिवन है 4250, सॉरी ऊपर भी एक गिवन है, तो मैंने इसे कंट्रोल लेके सिलेक्ट कर लिया है। तो अब आप देखेंगे 7978 आपका सम आ रहा है, और यही आपका सम इफ के रिजल्ट में आया है। मैं वैल्यू चेंज करके देख लेती हूँ कि हमारा रिजल्ट चेंज हो रहा है या नहीं। यहाँ पे आपका 8978 हुआ, और मैंने थर्ड वाले प्रोड्यूस को भी ले लिया तो 8978। तो ये हमारा क्राइटेरिया बेस्ड सम होता है। मैं आपको चेक करके साथ साथ इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको श्योरिटी आए कि हम लोग क्यों ये फंक्शंस यूज करना प्रेफर करते हैं रेदर देन नॉर्मल चेक करके सम करने के। क्योंकि अगर कल को यहाँ से प्रोड्यूस की एक वैल्यू हट जाती है तो आपका ऑटोमेटिकली रिजल्ट चेंज हो जाएगा। आप देखिए 4528 है, नीचे भी आप देखेंगे 4528 है, बिकॉज प्रोड्यूस अब सिर्फ 2 रह गए।
जैसे सम इफ है वैसे ही एवरेज इफ है। एवरेज इफ आपका एवरेज निकाल के देगा कंडीशनल बेसिस। तो मैं आपको उसका फॉर्मूला एक बार दिखा देती हूँ। रेंज कॉमा क्राइटेरिया कॉमा एवरेज रेंज ब्रैकेट क्लोज। ये आपका 2992.667 आया। अब हम लोग अपना एवरेज चेक कर लेते हैं। और डिवाइड बाय 3। मैंने इसे नॉर्मल मैथमेटिकल तरीके से एवरेज निकाल के दिखा रही हूं मैं आपको। तो ये दोनों आपके सेम है। तो मैंने ये कंडीशनल बेस एवरेज इफ लगाया है। तो आई होप आपको सम इफ और एवरेज इफ क्लियर हो। तो एक बार आप दोबारा फॉर्मूला देख लीजिए। सम इफ का इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज, जिसमें से हमें क्राइटेरिया ढूंढना है, कॉमा डबल कोट्स के अंदर क्राइटेरिया आपका। डबल कोट्स के अंदर ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये टेक्स्ट क्राइटेरिया है, कॉमा उसके अगेंस्ट आपको जो सम करना है। सेम वे आपका एवरेज इफ है, सम इफ की जगह एवरेज इफ लिख दिया जाएगा और बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। तो ये आपका एवरेज निकाल के देगा। तो आई होप आपको सम इफ और एवरेज इफ भी क्लियर हो। कोई भी क्वेरी और डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स और यू कैन कनेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप ऑन आवर मेल आईडी। सो लर्नर्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जाते हैं जो कि डी सम है। कई बार कई स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग डी सम और सम इफ में से कौन सा फंक्शन यूज करें, क्योंकि दोनों का लगभग काम सेम है। सम इफ भी आपका क्राइटेरिया बेस्ड सम करता है और डी सम भी आपका क्राइटेरिया बेस्ड सम करता है। तो हम दोनों में से किसको यूज करें? तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि हमें किसको यूज करना है। तो मैं पहले आपको डी सम का फंक्शन लगा के दिखाती हूँ, देन आई विल टेल यू कि व्हेन टू यूज डी सम एंड व्हेन टू यूज सम इफ। तो सेम वे हम लोग इक्वल टू के साइन के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तभी एक्सेल को पता चलेगा कि आप कोई फंक्शन लगाने वाले हैं। ब्रैकेट ओपन, डेटाबेस, मैंने अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया। फील्ड जिसको मुझे सम करना है, क्राइटेरिया, तो यहाँ पे मैं कुछ ब्लैंक सेल्स को सेलेक्ट करूंगी। क्राइटेरिया में मैं किसी भी रेंज को सेलेक्ट नहीं करूंगी। यहाँ पे डी सम थोड़ा सा डिफर होता है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी इसने आपका सारा दे दिया सम में, बिकॉज अभी तक हमने कोई क्राइटेरिया नहीं लगाया है, तो इस वजह से इसने सारी वैल्यूज का सम कर दिया है। अब मैं आपका क्राइटेरिया लगाती हूँ। कैटेगरी, प्रोड्यूस। अब आप देखेंगे कि डी सम में आपकी वैल्यू चेंज हो गई है। सेम वे अगर मैं कैटेगरी को कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर रही हूँ, मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रही हूँ सेम रीजन की वजह से, क्योंकि हमारी स्पेलिंग मस्ट बी सेम। तो आपकी यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि हम लोग डी सम कहाँ लगाएंगे और सम इफ कहाँ पे लगाएंगे। बिकॉज सम इफ में आपका क्राइटेरिया फिक्स हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट टाइम कोई और क्राइटेरिया पे वैल्यू देनी है तो या तो आप अपने इसको एडिट करेंगे, फंक्शन को चेंजेस करेंगे यहाँ पे, या फिर आप दोबारा से सम इफ लगाएंगे। दोनों में से आपको एक चीज करनी पड़ेगी, वो मस्ट है। लेकिन इन डी सम ये मस्ट नहीं होता। आप सिंपली, क्योंकि इसमें कुछ रेंज को सेलेक्ट किया गया है इन क्राइटेरिया, तो आप वहां पे सिर्फ एडिटिंग कर सकते हैं वैल्यूज की और आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो जब भी इस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है कि मेरा क्राइटेरिया डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है,
तब हम डीसम लगाते हैं। और अगर इस तरीके का कंडीशन है कि मुझे सिर्फ एक बार लगाना है एंड देन वही रहना है क्राइटेरिया, तो हम सम इफ लगाते हैं। सेकेंड चीज, डीसम में आप कितने भी क्राइटेरियाज लगा सकते हैं, लेकिन सम इफ में आपका एक ही क्राइटेरिया लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्या चाहिए कि कैटेगरी बिवरेजेस हो और प्रोडक्ट नेम आपका कॉफी हो, तो वो सम करे। तो आप देखेंगे उसने 2 3 4 5 का रिजल्ट यहाँ पे दे दिया। मैं एक और कर देती हूँ आपका, तो ये आपका 2 6 8 5 रिजल्ट हो गया, क्योंकि अब इसने सिर्फ उन बिवरेजेस को सम किया है जिसका प्रोडक्ट नेम कॉफी है, क्योंकि ये आपका एंड का क्राइटेरिया लग गया, क्योंकि इसे यहाँ पे दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना है कि कैटेगरी बिवरेजेस हो और प्रोडक्ट नेम कॉफी हो। अब आप लोगों में से कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमें ये करना है कि या तो प्रोडक्ट नेम ये हो या कैटेगरी ये हो, तो हम कैसे करेंगे, जिसे हम लोग एक्सेल की लैंग्वेज में और का क्राइटेरिया भी कहते हैं, OR और। अभी जो आप कर रहे हैं वो AND एंड का क्राइटेरिया है, जहां पे दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना मस्ट है रिजल्ट के लिए। तो आप ऐसी सिचुएशन में कैसे क्राइटेरिया लगाएंगे, तो हम लोग सिंपली इसको यहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ से इसको हटा देंगे। तो आप देखेंगे अब इसने जो डी आपका सम में रिजल्ट दिया है वो और कंडीशंस के बेसिस पे दिया है कि या तो आपकी कैटेगरी बिवरेजेस है या आपका प्रोडक्ट नेम कॉफी है, तो वो उनको सम कर रहा है। हम लोग रिजल्ट चेक कर लेते हैं। ये 3 है, आपका 3 रिजल्ट्स हैं। आप देखेंगे 6141 आपका यहाँ पे सम में आ रहा है और यहाँ पे आपका 6141 है। अगर मैं एक और बिवरेजेस बढ़ा देती हूँ तो आपका रिजल्ट यहाँ पे चेंज हो रहा है 10591, क्योंकि इस तरीके से आप और क्राइटेरिया लगा सकते हैं इन डी सम। लेकिन सम इफ में ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। तो जहां भी इस तरीके की सिचुएशन है तब आप डी सम लगाते हैं, नहीं तो हम सम इफ का सिंपली यूज कर सकते हैं। और डी सम में आप मल्टीपल क्राइटेरियाज लगा सकते हैं, एक या दो क्राइटेरिया पे फिक्स्ड नहीं है, पर सम इफ आपका 1 क्राइटेरिया पे फिक्स्ड है। अगर मैं यहाँ पे अपना क्राइटेरिया रेंज बढ़ा लेती हूँ तो आप 3 क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं या 4 क्राइटेरियाज भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने क्राइटेरियाज को चेंज कर सकते हैं इन डीसम एंड न्यूमरस क्राइटेरियाज लगा सकते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल इन सम इफ। तो आई होप आपको सम इफ और डीसम का डिफरेंस क्लियर हुआ हो, और हम लोग कहाँ पे डीसम लगाएंगे और कहाँ पे सम इफ, ये चीज भी आपको क्लियर हो। अब हम लोग अगेन काउंट इफ का फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू काउंट इफ। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ 2 इनपुट क्यों देने हैं हमें फॉर्मूले में, जबकि डी सम इफ और एवरेज इफ में हमें 3 देने थे। क्योंकि सम इफ और एवरेज इफ में आपको क्राइटेरिया रेंज भी देनी थी एंड आपको सम रेंज भी देनी थी, लेकिन काउंट में क्योंकि वो सिर्फ काउंट करेगा कंडीशन बेस्ड, तो सिर्फ आप रेंज देके काउंट करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेंज दी एंड नाउ डबल ब्रैकेट डबल कोट्स में मैंने आपका क्राइटेरिया दे दिया। तो आप देखेंगे प्रोड्यूस के 2 कैटेगरी है, तो आपका 2 काउंट आ गया। अब जैसे हमने डी सम किया है सेम वे आपका डी एवरेज भी हो जाएगा और ये आपका एवरेज कैलकुलेट कर देगा। हम लोग चेक कर लेते हैं एवरेज। आपका सेम है रिजल्ट, तो हमारा डी एवरेज भी परफेक्टली फिट है और वो अच्छे से काम कर रहा है। सेम वे आपका डी मैक्स लगता है, क्राइटेरिया बेस मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा वो। डेटाबेस फील्ड क्राइटेरिया में यहाँ पे सिर्फ इतना दे रही हूँ बिवरेजेस, तो वो बिवरेजेस में चेक कर लेगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। आप देखेंगे 4450 है, तो रिजल्ट 4450 आ रहा है। सेम वे आपका डी मिन लग जाएगा।
डेटाबेस फील्ड, यहाँ पे मैं ये दे रही हूँ क्राइटेरिया, नहीं ये नहीं देंगे, कैटेगरी देते हैं ताकि हमें चेकिंग में इजी रहे। तो आपका 340 आ रहा है रिजल्ट। सेम वे आपका डी काउंट होता है, डेटाबेस फील्ड। काउंट में हम लोग जान के न्यूमेरिक वैल्यू को में फील्ड दे रहे हैं, क्योंकि काउंट सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है। तो सेम वे डी काउंट भी सिर्फ न्यूमेरिक को ही काउंट करेगा। क्राइटेरिया आप कुछ भी दे सकते हैं। आप देखेंगे 4 आ गया रिजल्ट। अब मैं यहाँ पे एक चेंज कर देती हूँ, तो आपका सब जगह से रिजल्ट चेंज हो गया। अब अगर मैं डी काउंट ए लगाती हूँ तो सेम वे आपका ये करेक्टर्स को भी काउंट करेगा। तो आई होप आपको सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट, काउंटेड, काउंट ब्लैंक, सम इफ, एवरेज इफ, डी सम, काउंट इफ, डी एवरेज, डी मैक्स, डी मिन, डी काउंट एंड डी काउंट ए के फंक्शंस क्लियर हो। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी रह जाती है तो यू कैन कनेक्ट अस on our WhatsApp, on or our mail ID, which is mentioned in description box. तो अब हम लोग सीखेंगे कि प्रोडक्ट फंक्शन हम लोग एक्सेल में कैसे यूज करते हैं। तो एक्सेल का जो प्रोडक्ट फंक्शन है वो बहुत ही इजी है। हम लोग सिंपली इक्वल टू का साइन लगाएंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, अपना पहला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कॉलम या रो, सेम वे सेकंड सेलेक्ट करेंगे एंड सो ऑन। आपको जितने भी आपको प्रोडक्ट कराने हैं उनको, एंड देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड एंटर। तो आपका फर्स्ट अमाउंट सेकंड वैल्यू से प्रोडक्ट हो गया। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो आप सिंपली नॉर्मल प्रोडक्ट, मैथमेटिकल प्रोडक्ट लगा के चेक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट सेम है। तो आप प्रोडक्ट फंक्शन यूज करें या फिर नॉर्मल मैथमेटिकल करें, वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसे उसे करना चाहते हैं। बट आई पर्सनली प्रेफर यूजिंग प्रोडक्ट फंक्शन, और उसका मेन रीजन यही है कि आप जितनी फंक्शनैलिटी यूज करते हैं उतना ज्यादा आपका वर्क इजी होता है और कंफ्यूजन के चांसेस कम होते हैं। लेट्स से कि मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि मुझे किसको किससे मल्टीप्लाई करना है या कैसे करना है, तो वो कंफ्यूजन आपकी प्रोडक्ट फंक्शन में नहीं होगी, क्योंकि आप सिंपली इक्वल टू का साइन लगाएंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे और अपने रिस्पेक्टिव सेल्स को सेलेक्ट कर देंगे। तो आई होप आपको प्रोडक्ट फंक्शन क्लियर हो। अब सम प्रोडक्ट क्या होता है? अगर मान लीजिए मुझे इसका फाइनल वैल्यू निकालना है, एक मैं बिल क्रिएट कर रही हूँ और मुझे अब अपनी वैल्यूज का फाइनल अमाउंट देखना है कि मुझे क्या पे करना है, तो आप लोग सबसे पहले प्रोडक्ट फंक्शन लगाएंगे या नॉर्मल प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद सम फंक्शन लगाएंगे, सेलेक्ट करेंगे एंड इस तरीके से सम निकालेंगे। तब आपका वैल्यू आएगा कि आपको क्या अमाउंट फाइनली पे करना है। बट अगर मुझे ऑलरेडी पता है कि मुझे इस फाइनल अमाउंट की जरूरत है रेदर देन इन अमाउंट्स के, तो हम लोग सम प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग इक्वल टू सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन एरे 1 एरे 2, सॉरी ये सिलेक्शन करते वक्त थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, एरे 2 एंड सो ऑन। आपको जितने भी आपके एरेज हैं या आपके सेल्स हैं आप उनको कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज। तो आपका ये वाला अमाउंट डायरेक्टली आ जाएगा। ये इसमें डायरेक्टली एक एक वैल्यू को प्रोडक्ट करेगा एंड देन फिर फाइनल वैल्यूज को आपस में सम कर देगा। तो आपकी दो फंक्शन आप लगाने से बच जाएंगे और आप डायरेक्टली इसको लगा सकते हैं फंक्शन को और डायरेक्टली ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब भी आप कोई बिल बनाते हैं किसी कंपनी के लिए, तो आप वहां पे इसको सम प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ही हमें फाइनल वैल्यू की जरूरत होती है। तो आई होप आपको सम प्रोडक्ट और प्रोडक्ट फंक्शन में डिफरेंस समझ में आया हो और हम उन्हें कैसे यूज करते हैं ये क्लियर हुआ। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है या क्वेरी हो तो यू कैन कनेक्ट अस on our WhatsApp number, or you can mail us at our mail ID. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने अपर लिख रखा है, तो
ये होता है हमारा अपर फंक्शन। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे अपनी सारी वैल्यूज को कैपिटल लेटर्स में लिखना है, बट मैं उसको ऑलरेडी स्मॉल लेटर्स में या किसी दूसरे मेथड से लिख चुकी हूँ, तो हम लोग सिंपली अपर फंक्शन लगा के उसको लिख सकते हैं। सेम वे अगर मैं उन्हें अपर में लिख चुकी हूँ और मुझे लोअर में लिखना है, तो मैं लोअर फंक्शन लगा सकती हूँ। सेम वे अगर मुझे प्रॉपर लिखना है, प्रॉपर का मतलब होता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड देन बाकी के स्मॉल लेटर्स, तो उसको कैसे लिखेंगे हम, तो मैं इस लोअर वाले को या अपर वाले को किसी को भी सिलेक्ट कर लेती हूँ और ब्रैकेट क्लोज। तो अब आप देखेंगे कि फर्स्ट लेटर मेरा कैपिटल आया है एंड बाकी के आपके स्मॉल लेटर्स हैं। तो आई होप आपको अपर, लोअर, प्रॉपर, प्रोडक्ट फंक्शन एंड सम प्रोडक्ट, ये सारे फंक्शंस क्लियर हुए हों। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो यू कैन कनेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप ऑन आवर मेल आईडी व्हिच इज मेंशन्ड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अब हम लोग अपने आगे के कुछ फंक्शंस पे चलते हैं, जिन्हें हम लोग फिनेंशियल फंक्शंस भी कहते हैं। फिनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं? अगर आपने किसी बैंक से कभी कोई लोन लिया है या अगर आप बैंक में काम करते हैं और अगर आपने कभी लोन दिया है, तो आपको पता होगा कि हम लोग जब भी किसी बैंक से लोन लेते हैं तो हमें अपनी कुछ पर मंथ ईएमआई पे करनी होती है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट एंड ऑल सब कुछ ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है एंड उसके बेसिस पे देन हमारी पर मंथ ईएमआई निकलती है। तो मैं यहाँ पे कुछ अमाउंट्स मेंशन कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं एक लोन अमाउंट लिख रही हूँ। लेट्स अज्यूम कि मैंने 10 लाख का लोन लिया है, जिसपे मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम लोग आरओआई भी कहते हैं, 12% पर एनम दे रही हूं। पर एनम में रेट ऑफ मतलब ईयरली में 12% दे रही हूँ। देन जो मेरी टर्म है वो मेरी 5 इयर्स है। मुझे 5 इयर्स में 10 लाख का लोन अपना वापस करना है, तो इसके लिए मुझे पर मंथ क्या ईएमआई देनी होगी। तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो इसके लिए एक्सेल बहुत सिंपल एक फॉर्मूला देती है विच इज नोन एज पीएमटी। इसमें हम लोग इक्वल टू का साइन लगा के पीएमटी लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि मेरा पर एनम है तो इसे मैं डिवाइड बाय 12 कर लूंगी। इसका बहुत सिंपल रीजन है क्योंकि जो आपकी ईएमआई है, पर मंथ इंस्टॉलमेंट है, वो आपकी मंथली होती है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें मंथली लगाना होगा। देन कॉमा, देन मैं अपनी टर्म को 12 से मल्टीप्लाई कर लूंगी क्योंकि ये भी आपकी ईयर्स में कैलकुलेटेड है, तो आप इसको भी मंथली में कन्वर्ट कर लेंगे। देन पीवी, पीवी का मीन्स प्रेजेंट वैल्यू, जो आपका लोन अमाउंट है ये आप माइनस के सिंबल के साथ लिखेंगे और ये हमेशा माइनस के सिंबल के साथ ही लिखी जाएगी एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड अब आप एंटर मार देंगे। अगर आप 10 लाख का लोन लेते हैं 12% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5 ईयर जिसकी टर्म है, जिसकी आप 60 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो जो आपका लोन होता है वो होगा, जो आपकी ईएमआई होती है सॉरी, वो होगी 22,244.45। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे। फ्यूचर वैल्यू होती क्या है? फ्यूचर वैल्यू का मतलब होता है कि लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट वी पेड। तो अगर हमें ये अमाउंट निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे? ये आपका सिंपली इक्वल टू एफवी, जिसकी फुल फॉर्म होती है फ्यूचर वैल्यू रेट डिवाइड बाय 12 कॉमा टर्म मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 12 सॉरी कॉमा पीएमटी आपका माइनस के साथ आ जाएगा। अगर इनकेस आपके पास पीएमटी नहीं गिवन है, ईएमआई नहीं गिवन है, तो हम लोग एक और कॉमा लगा के ये स्पेस ब्लैंक कर देंगे और लोन अमाउंट को माइनस के साथ लिख देंगे जो पीवी है आपका, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये आपका
फ्यूचर वैल्यू आ गया, जिसे आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट भी पेड, जो कि है आपका 18,16,696.70 पैसे। तो ये हम टोटल पे करेंगे आफ्टर 5 इयर्स। तो आई होप आपको ईएमआई का फॉर्मूला और लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट भी पेड का फॉर्मूला क्लियर हो। ईएमआई का फॉर्मूला हमने सिंपल था, जिसे हमने पीएमटी फंक्शन लगा के निकाला था, एंड लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट भी पेड का फॉर्मूला हमने एफवी फंक्शन लगा के निकाला था। अब मान लीजिए आपके पास आरओआई नहीं गिवन है और वैल्यूज गिवन है, तो हम आरओआई कैसे निकालेंगे? तो इक्वल टू रेट ब्रैकेट ओपन एनपीआर कॉमा पीएमटी माइनस लोन अमाउंट। हम लोग कभी भी पीएमटी और पीवी दोनों में माइनस का सिंबल नहीं लगाते, हमें किसी भी एक में माइनस का सिंबल लगाना है अगर हम दोनों वैल्यू दे रहे हैं तो। और अगर हमारे पास पीवी नहीं गिवन है तो हम लोग एक कॉमा लगा के आगे बढ़ जाएंगे और एफवी दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। सॉरी, आई थिंक सॉरी, आई डिड अ मिस्टेक। मुझे यहाँ पे डिवाइड बाय 12 करना था। नहीं सॉरी, वहां पे मल्टीप्लाई बाय 12 करना था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, बट मैं भूल गई थी वो करना, जिसे मैंने बाद में करेक्ट किया। तो ये आपका 1% आ गया मंथली। अब हम लोग इसे ईयरली में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग सिंपली इसे मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेंगे और ये आपका ईयरली में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको आरओआई का फंक्शन भी क्लियर हो। सेम वे आपका टर्म का फॉर्मूला है, अगर आपको टर्म गिवन नहीं है तो आप उस टर्म को निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू एनपीआर रेट डिवाइड बाय 12 पीएमटी कॉमा, अब मैं यहाँ पे पीवी की जगह एफवी ले लेती हूँ, माइनस एफवी ब्रैकेट क्लोज। तो आपकी 60 आ गई। अब आप इसे सिंपली डिवाइड बाय 12 कर लेंगे तो ये आपकी ईयरली में कन्वर्ट हो जाएगी। सो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो। सेम वे अगर आपको लोन अमाउंट निकालना है और आपके पास बाकी सारी चीजें गिवन है तो आप पीवी का फॉर्मूला लगाते हैं, रेट डिवाइड बाय 12 एनपीआर मल्टीप्लाई बाय 12 पीएमटी माइनस के सिंबल के साथ ब्रैकेट क्लोज, एंड आपका लोन अमाउंट आ गया। सो हम लोगों ने फाइनेंशियल फंक्शंस में पीएमटी, जिसे हम ईएमआई भी कहते हैं, लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट भी पेड, जिसे हम लोग एफवी भी कहते हैं, फ्यूचर वैल्यू, आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट, टर्म, एनपीआर, लोन अमाउंट, पीवी, ये कुछ फॉर्मूलेज सीखे हैं। आई होप आपको ये सारे फॉर्मूलेज क्लियर हो। इसके अलावा हमने प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट एंड कुछ टेक्स्ट फॉर्मूला सीखे हैं, अपर, लोअर एंड प्रॉपर के। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो यू कैन कनेक्ट अस ऑन आवर मेंशन मेल आईडी, ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर। नाउ वी विल लर्न अबाउट, अगर हम लोग पूरा चार्ट बनाना चाहते हैं अपना लोन अमाउंट, जिसे हम लोग प्रीपेमेंट शेड्यूल भी कहते हैं, रीपेमेंट शेड्यूल भी कहते हैं, तो वो हम लोग एक्सेल में कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले मैं हेडिंग्स बना लेती हूँ। यहाँ पे आ गया आपका ईएमआई नंबर, देन उसके बाद प्रिंसिपल पार्ट ऑफ ईएमआई, इंटरेस्ट पार्ट ऑफ ईएमआई, उसके बाद प्रिंसिपल, ईएमआई जिसमें हमने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर दिया, उसके बाद ईएमआई विद द हेल्प ऑफ पीएमटी। जनरली लास्ट वाला कॉलम आपके रीपेमेंट शेड्यूल में नहीं होता, बट मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखा रही हूँ। रेट डिवाइड बाय 12
कॉमा टर्म मल्टीप्लाई बाय 12 कॉमा माइनस के साथ लोन अमाउंट। अरे यहाँ पे गलती से मल्टीप्लाई का सिंबल लग गया तो इसलिए वो आपका ले नहीं रहा था, मैंने हटा दिया है, एंटर। तो ये आपकी ईएमआई है। सबसे पहले मैं यहाँ पे 60 ईएमआई नंबर्स डाल लेती हूँ। उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल पार्ट कैसे निकालेंगे, उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है पीपीएमटी, प्रिंसिपल पार्ट ऑफ पीएमटी, ब्रैकेट ओपन, रेट डिवाइड बाय 12 कॉमा, पर का मतलब है ईएमआई नंबर, कॉमा एनपीआर मल्टीप्लाई बाय 12 पीवी लोन अमाउंट। तो जो आपकी फर्स्ट ईएमआई है उसमें 12,244.45 आपका प्रिंसिपल पार्ट है। अब इंटरेस्ट पार्ट के लिए आपका आईपीएमटी है, मतलब इंटरेस्ट पार्ट ऑफ पीएमटी, रेट डिवाइड बाय 12 अगेन पर, देन एनपीआर मल्टीप्लाई बाय 12 कॉमा पीवी ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखेंगे कि आपकी ये दोनों ईएमआई सेम है। अब मेरे को यही फॉर्मूला सब जगह कॉपी करना है, तो मैं इन सेल्स को फिक्स कर दूंगी ताकि ये सेम रहे, और पर मुझे हर बार अलग चाहिए तो उसके आगे मैं डॉलर नहीं लगा रही हूँ। डॉलर मैंने सिंपली F4 से लगाया है, मैंने गलत में लगा दिया, इसमें लगना है आपका, पर में आपका डॉलर नहीं लगेगा क्योंकि वो आपका हर बार चेंज होना है, बाकी सब आपके कांस्टेंट रहेंगे। तो मैंने सिंपली इन्हें कंट्रोल सी किया, इसमें भी मैं लगा देती हूँ ताकि मेरे को बाद में चेंजेस ना करने पड़े, उससे आपकी सेल की वैल्यू चेंज नहीं होती है। उसके बाद मैंने कंट्रोल सी किया और 60 ईएमआई तक पेस्ट कर दिया। अब आप देखेंगे हर किसी में प्रिंसिपल पार्ट और इंटरेस्ट पार्ट चेंज हो रहा है, बट ईएमआई आपकी सेम है और फॉर्मूला से भी आपकी सेम आई है और यहाँ भी आपकी प्लस कर करके सेम आ रही एंड तक आप देखेंगे। तो इस तरीके से कोई भी बैंक एक रीपेमेंट शेड्यूल बनाता है अपने बैंक का किसी भी कस्टमर के लिए विद द हेल्प ऑफ पीपीएमटी एंड आईपीएमटी। तो अगर आप कोई लोन लेते हैं या कोई लोन देते हैं जिसका वापसी आपकी इंटरेस्ट बढ़ा के या ईएमआई के थ्रू हो रही है, तो आप उसको इस तरीके से एक रीपेमेंट शेड्यूल बना के दे सकते हैं, या ऊपर वाले फॉर्मूलाज की हेल्प से, पीएमटी एफपी वगैरह की हेल्प से आप अपनी ईएमआई वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं एंड अपना प्रॉपर एक फंक्शनिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस की। और अगर आप किसी से लोन ले रहे हैं बैंक से, तो आप रीचेकिंग कर सकते हैं विद दिस फंक्शंस, जिन्हें हम लोग फाइनेंशियल फंक्शंस भी कहते हैं। तो आई होप आपको ये सारे फंक्शंस क्लियर हो। मैं आप लोगों को 5 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, अगर आप लोगों के पास कोई भी डाउट और क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी। हम लोगों ने सिंपली फाइनेंशियल फंक्शंस में पीएमटी, एफवी, पीवी, रेट, एनपीआर, पीपीएमटी, आईपीएमटी ये फंक्शन सीखे हैं, और इन्हीं से हमारा सारा लोन अमाउंट, रिटर्न वैल्यू, इंटरेस्ट वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू सारी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर अब आप देखेंगे तो ये सारा आपका प्रीपेमेंट शेड्यूल है। और जो मैं यहाँ पे आपकी ईएमआई नंबर लेके आई थी वो मैं विद द हेल्प ऑफ फिल फंक्शन लेके आई थी, जो आपका होम में यहाँ पे फिल है, जिसमें मैंने सिंपली सबसे पहले 1 लिखा था, देन उसके बाद सारी सेल्स को सेलेक्ट करके मैं सीरीज में गई थी, स्टेप वैल्यू मैंने 1 दी थी और स्टॉप वैल्यू मैंने 60 दी थी, एंड देन मैंने ओके कर दिया था। तो उससे मेरे 60 तक ईएमआई नंबर्स आ गए थे।
तो ये कुछ फंक्शंस थे एक्सेल के जो हमने आज सीखे। Now we are going to learn about how to use if, and, or, not and nested if functions in Excel. So यहाँ पे मेरी एक वैल्यू मिसिंग है, तो मैं सबसे पहले वैल्यू दे रही हूँ। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग if का कहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि if मीन्स अगर, तो if का यूज भी इसी तरीके से होता है एक्सेल में कि अगर ये कंडीशन है तो एक्सेल क्या करे, और अगर ये कंडीशन नहीं है तो एक्सेल क्या करे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मेरी कैटेगरी प्रोड्यूस है तो मुझे डिस्काउंट देना है अपने कस्टमर्स को 10% का, और अगर प्रोड्यूस के अलावा कोई और कैटेगरी है तो नो डिस्काउंट। तो अगर मेरी कंडीशन इस तरीके से है तो मैं इसको इसके थ्रू अप्लाई कर सकती हूँ। सिंपली आई विल राइट इफ ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले मैं कंडीशन दूंगी इज इक्वल टू टेक्स्ट कंडीशन है तो आप सिंपली डबल कोट्स में लिखेंगे। स्पेलिंग मस्ट बी सेम, ये ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, स्पेलिंग मस्ट बी सेम। कॉमा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एक्सेल क्या करे, तो हमें 10% डिस्काउंट देना है अमाउंट पे, तो मैं अमाउंट सेलेक्ट करूंगी, मल्टीप्लाई 10%, तो ये मेरी डिस्काउंट वैल्यू आ जाएगी। कॉमा, अगर कैटेगरी प्रोड्यूस नहीं है तो हमें कोई भी डिस्काउंट नहीं देना है, तो सिंपली 0। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 0 को डबल कोट्स में क्यों नहीं लिख रही, क्योंकि 0 मेरी न्यूमेरिक वैल्यू है, इस पे मुझे आगे कोई और फंक्शन या कुछ और न्यूमेरिक फंक्शंस लगाने पड़ सकते हैं या न्यूमेरिक यूज करना पड़ सकता है, तो इसलिए मैं इसे न्यूमेरिक तरीके से ही प्रिंट करवा रही हूँ, तो इसलिए मैं इसे डबल कोट्स में नहीं लिख रही। अगर मैं इसे डबल कोट्स में लिखूंगी तो एक्सेल इसे टेक्स्ट की तरह ट्रीट करेगा। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, हमने सिंपली इक्वल टू इफ लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, सबसे पहले हमारी जो कंडीशन है हमने वो लिखी कि कैटेगरी मेरी प्रोड्यूस है तो वो आपके अमाउंट पे 10% का डिस्काउंट दे, नहीं तो नो डिस्काउंट विच मीन 0, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब आप देखेंगे कि जहां जहां कैटेगरी आपकी प्रोड्यूस है वहां वहां एक्सेल ने कैलकुलेट कर दिया है डिस्काउंट। अब मान लीजिए मेरी कैटेगरी यहाँ पे चेंज होती है तो यहाँ पे भी डिस्काउंट आपका आ जाएगा, यहाँ से हटती है मेरी कैटेगरी तो यहाँ से आपका डिस्काउंट चला जाएगा। तो आई होप आपको इफ का यूजेस क्लियर हुआ हो। इफ इज वेरी सिंपल बट हम लोग उसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। इसमें सिंपली 3 कंडीशन दी जाती हैं। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट कि हमें क्या करना है, हम क्या चाहते हैं, वो हमें क्लियर होना चाहिए। तो इन स्टार्टिंग जब हम लोग ये सीखना शुरू करते हैं तो आप स्टार्टिंग में सिंपली आप अपने क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए कि आपका लॉजिकल टेस्ट क्या है, विच मीन्स आपकी कंडीशन क्या है। जैसे यहाँ पे मेरी कंडीशन थी कि मेरी कैटेगरी प्रोड्यूस होनी चाहिए, तो मैं कैटेगरी में ये मेरा लॉजिकल टेस्ट हो गया। अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है कि हाँ मेरी कैटेगरी प्रोड्यूस है तो मुझे क्या रिजल्ट चाहिए, तो मुझे 10% अपने अमाउंट का डिस्काउंट के उसमें चाहिए, तो मैंने 10% कैलकुलेट करा दिया। अगर मेरी कैटेगरी फॉल्स होती है मतलब वो प्रोड्यूस नहीं है तो मैं क्या चाहती हूँ, तो मैं नो डिस्काउंट, मैं कोई डिस्काउंट नहीं दे रही अपने कस्टमर को, तो इसलिए मैंने वहां पे 0 प्रिंट करा दी। और मैंने इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हम उसे न्यूमेरिक में प्रिंट करा रहे हैं टेक्स्ट में, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट में प्रिंट कराते हैं तो आप सम, एवरेज या कोई भी न्यूमेरिक फंक्शन उस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ना उसे न्यूमेरिक तरीके से आगे यूज कर सकते। तो हमेशा हमें अपनी न्यूमेरिक वैल्यूज विदाउट डबल कोट्स ही लेनी चाहिए। तो आई होप आपको इफ का फंक्शन क्लियर हो। अगर आपको कोई भी डाउट है और क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी।
अब सेम वे आपका एक्सेल में एक और फंक्शन आता है एंड। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी होगी कि एंड आपका कभी भी अकेले यूज नहीं होता, वो हमेशा आपका इफ के साथ यूज होता है। एंड का मतलब होता है और, बट ये वाला और आपका कंपल्जन वाला और होता है कि अगर आपने एंड में कोई कंडीशंस दी हैं तो आपको वो सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी आपका ट्रू रिजल्ट आएगा, अदरवाइज फॉल्स रिजल्ट है। अभी आपने इफ में जो फंक्शन अप्लाई किया या जो आपने लॉजिकल टेस्ट किया वो आपने सिर्फ एक किया, बट अगर आपकी मल्टीपल कंडीशंस हैं, लेट्स से मैं चाहती हूं कि मेरी कैटेगरी प्रोड्यूस हो और प्रोडक्ट नेम एप्पल हो, तो मेरा 10% डिस्काउंट है। तो यहाँ पे मुझे दोनों कंडीशंस अपनी ट्रू चाहिए, तो ऐसे केस में मैं एंड का यूज करती हूँ इफ के साथ। तो हम लोग सिंपली इक्वल टू इफ लिखेंगे। अब जहां पे मुझे लॉजिकल टेस्ट करना है वहां पे मैं एंड लिखूंगी, ब्रैकेट ओपन करूंगी, अपना पहला लॉजिकल टेस्ट दूंगी, ब्रैकेट डबल कोट्स को क्लोज किया, कॉमा, सेकेंड टेस्ट, डबल कोट्स क्लोज। मैं दो लॉजिकल टेस्ट दे रही हूं तो यहाँ पे मैं अपना एंड का ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी, बट अगर मुझे दो से ज्यादा लॉजिकल टेस्ट कराने हैं, कंडीशंस देनी है, तो मैं कॉमा दे दे के आगे अपने और कंडीशंस दे सकती हूँ। अब ये मेरी दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होंगी तो मेरा 10% का डिस्काउंट दे मेरे कस्टमर को। अगर इन दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन मेरी फॉल्स हुई तो 0, नो डिस्काउंट, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब आप देखेंगे कि आपका सिर्फ एक जगह डिस्काउंट आया है, बाकी दो जगह नहीं आया, क्योंकि वहां पे आपका प्रोडक्ट नेम अलग था। सेम वे अगर आपका प्रोडक्ट नेम एप्पल है बट कैटेगरी अलग है तो वहां भी आपका डिस्काउंट नहीं आएगा, क्योंकि एंड का मतलब होता है कि दोनों या दो से ज्यादा आप जितनी भी कंडीशंस दे रहे हैं वो सारी आपकी ट्रू हो, तभी आपका रिजल्ट आए, ट्रू रिजल्ट आए, नहीं तो आपका फॉल्स रिजल्ट आए। तो आई होप आपको एंड का फंक्शनैलिटी भी क्लियर हो। अगर आपको कोई भी डाउट और क्वेरी है तो यू कैन आस्क अस इन कमेंट बॉक्स, और यू कैन मेल अस और व्हाट्सएप अस इन मेंशन नंबर्स और ईमेल आईडी। अब आप थर्ड कॉलम देख रहे होंगे और का, और इसका मतलब होता है या। ये कैसे काम करता है एक्सेल में, ये भी इफ के साथ ही काम करेगा, लेकिन अगर मैं और लिख रही हूं तो इसका मतलब है कि अगर मेरी दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो मेरा रिजल्ट ट्रू आएगा, नहीं तो मेरा रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो हम लोग सेम पहले वाली ही कंडीशंस लगा के देखेंगे एंड देन अपने रिजल्ट्स का डिफरेंस चेक करेंगे, इससे आपको भी क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे मैंने एंड की जगह और लिख दिया, अपना मैंने पहला कंडीशन लगाया, अब मैंने अपना दूसरी कंडीशन लगाई। इसमें भी आप कितनी भी कंडीशन लगा सकते हैं, मैं 2 लगा रही हूं तो मैंने 2 कंडीशंस लगा के अपना ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अगर इन दोनों कंडीशंस में से मेरी एक भी कंडीशन ट्रू है तो मेरे कस्टमर को डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखेंगे कि आपका 4 प्लेसेस पे डिस्काउंट आया। फर्स्ट वाले में 3 प्लेसेस पे था क्योंकि उसमें सिर्फ एक कंडीशन थी प्रोड्यूस की। सेकंड वाले में सिर्फ एक पे था क्योंकि इसमें एक ही ऐसी जगह थी जहां पे आपकी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही थी। थर्ड वाले में आपका 4 प्लेसेस पे है क्योंकि ये और है, तो यहाँ पे 4 प्लेसेस ऐसे हैं जहां पे दोनों में से एक कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है। तो दोनों में से अगर कोई भी एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। तो इसमें एक प्लेस तो ऐसा है जहां पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वहां तो ट्रू आएगा ही। बाकी 3 प्लेसेस पे आपकी दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वहां पे भी ट्रू रिजल्ट आएगा। बाकी के बच्चे 2 प्लेसेस पे एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है
तो इसलिए वहां पे फॉल्स रिजल्ट आया है। सो आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग अपने फोर्थ फंक्शन पे चलते हैं। यहाँ पे आपका नॉट गिवन है। अब ये कैसे काम करता है? ये भी आपका इफ के साथ ही काम करेगा। तो हम लोग सबसे पहले इफ लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में मैंने लिख दिया प्रोड्यूस। अब आप देखिएगा कि ये कैसे काम करेगा आपका। अरे मैंने आगे नॉट तो लगाया ही नहीं, तो मैं सबसे पहले आगे नॉट लगा देती हूँ। इसमें आपका एक ही कंडीशन टेस्ट होता है, कॉमा। अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो क्या रिजल्ट आए, नहीं तो 0। नॉट आपका क्या करेगा, मैंने पहले फंक्शन लगा लिया, अब मैं आपको नॉट की फंक्शनैलिटी बताती हूँ, देन फिर हम लोग रिजल्ट चेक करेंगे। आपने नॉट के अंदर जो कंडीशन लिखी है, अगर वो कंडीशन ट्रू है कि आपकी कैटेगरी प्रोड्यूस ही है, तो आपका नो डिस्काउंट है, आप कोई भी डिस्काउंट अपने कस्टमर को नहीं दे रहे हैं। बट अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो आप अपने कस्टमर को 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि नॉट का मतलब होता है नहीं, हमने अंदर जो लिखा है हमें वो कंडीशन नहीं चाहिए, उसके अलावा कुछ भी है तो वो हमारा ट्रू रिजल्ट है। तो अब हम लोग रिजल्ट चेक करते हैं। अब आप इफ से मैच कीजिए, आपका जहां जहां इफ में रिजल्ट आया था वहां वहां नॉट में 0 आया है, क्योंकि इफ में हमने सिंपली विदाउट नॉट अपनी कंडीशन चेक कराई थी प्रोड्यूस की, एंड देन हमने अपने कस्टमर्स को 10% का डिस्काउंट दिया था। बट नॉट में हमने आगे कंडीशन के नॉट लगा दिया, तो इसलिए अब आपका एक्सेल क्या करेगा, जहां जहां प्रोड्यूस कैटेगरी गिवन है वहां वहां कस्टमर को डिस्काउंट नहीं देगा, और जहां जहां प्रोड्यूस कैटेगरी नहीं है वहां वहां कस्टमर को डिस्काउंट देगा। सिंपली नॉट आपके अंदर की कंडीशन को चेंज कर देता है, बदल देता है। आपने जो कंडीशन लिखी है वो अगर ट्रू है तो आपका रिजल्ट फॉल्स वाला जाएगा, अदरवाइज ट्रू वाला जाएगा। ये हम जनरली उस सिनेरियो में यूज करते हैं जब हमारे पास 10 कंडीशंस होती हैं, 9 हमारी ट्रू है और 1 हमारी फॉल्स है। तो हम लोग 9 ट्रू के लिए एंड या और लगाने की जगह सिंपली जो हमारी फॉल्स कंडीशन है उसके लिए नॉट लगा देते हैं, एंड उस बेसिस पे अपने क्राइटेरियाज को चेक करा के अपना डिजायर्ड रिजल्ट ले लेते हैं। तो आई होप आपको इफ, एंड और नॉट के फंक्शनैलिटी क्लियर हो। अब हम लोग अपने नेक्स्ट फंक्शन पे जाते हैं, इट्स नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है? अभी तक आप लोगों ने इफ सीखा जिसमें हम लोग एक कंडीशन लगा रहे थे, एंड सीखा जिसमें हम लोग मोर देन 2 और 2 कंडीशंस लगा के अपने फंक्शंस को चेक करा सकते हैं, लेकिन इसमें हमारी सारी कंडीशंस ट्रू चाहिए हमें, तब हमारा ट्रू रिजल्ट है, अदरवाइज हमारा फॉल्स रिजल्ट है। फिर हमने और सीखा जिसमें भी हम लोग मोर देन 2 और 2 कंडीशंस चेक करा सकते हैं, और अगर हमारी दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो हमारा ट्रू रिजल्ट है, अदरवाइज फॉल्स रिजल्ट है। देन हमने नॉट सीखा जिसमें हमारी जो कंडीशन गिवन है अगर वो ट्रू है तो हमारा फॉल्स रिजल्ट है, अदरवाइज हमारा ट्रू रिजल्ट है। अब नेस्टेड इफ क्या करेगा? कई बार हमारा सिनेरियो क्या होता है, हम लोग जब चेक कर रहे होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि अगर मेरा कैटेगरी प्रोड्यूस है तो ये डिस्काउंट है, अगर मेरी कैटेगरी बिवरेजेस है तो ये डिस्काउंट है, अगर कुछ भी नहीं है दोनों में से, थर्ड कंडीशन, तो फिर वो हमारा रॉन्ग डेटा या जो भी हमारा थर्ड आंसर है वो हम देते हैं। तो जब इस तरीके का सिनेरियो है तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि इस तरीके के सिनेरियो में ना आपका सिंपल इफ काम आएगा, ना एंड काम आएगा, ना और काम आएगा, ना नॉट काम आएगा। तो इस तरीके की कंडीशन में हम लोग नेस्टेड इफ लगाते हैं, विच मींस इफ के अंदर इफ, जो हम लोग एक सिंप्लीफाई लैंग्वेज में कहते हैं इफ के अंदर इफ। तो हम लोग देखते हैं इसको, हमने इफ लिखा, इसे हम नॉर्मल इफ की तरह लगाना शुरू करते हैं। पहली कैटेगरी चेक करी,
ट्रू रिजल्ट दिया कि अगर मेरी कैटेगरी प्रोड्यूस है तो मेरा 10% डिस्काउंट है। अब मैं फॉल्स रिजल्ट में दोबारा से इफ लगाऊंगी, रेदर देन फॉल्स रिजल्ट देने की जगह दोबारा से मैंने कैटेगरी चेक कराई। अब मैं यहाँ पे चेक करा रही हूं कि मेरी कैटेगरी अगर बिवरेजेस है तो जो मेरा डिस्काउंट है वो 5% है, कॉमा। अब मेरे पास दो ही कैटेगरी गिवन है तो मैंने इन दोनों कैटेगरीज का लगा लिया। अगर थर्ड सिनेरियो आता है कि इन दोनों कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी मेरी मैच नहीं हो रही है तो वो सिंपली मेरा नो मैच को प्रिंट कर दे एंड मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी। अब यहाँ पे जब मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगी तो मुझे ये चीज ध्यान रखनी होगी कि मैंने जितने इफ लगाए हैं मैं उतने क्लोजिंग ब्रैकेट लगाऊंगी। मैंने दो इफ लगाए हैं तो मैं दो क्लोजिंग ब्रैकेट लगाऊंगी। अगर मेरी यहाँ पे और कैटेगरीज होती और मैं 3 या 4 या 5 इफ लगाती तो मैं उतने ही क्लोजिंग ब्रैकेट लगाती। अब मैं एंटर कर दूंगी। तो ये कैसे आपका फंक्शन करेगा, ये सबसे पहले चेक करेगा कि कैटेगरी प्रोड्यूस है या नहीं। अगर कैटेगरी प्रोड्यूस होती है तो ये आपका 10% डिस्काउंट कस्टमर को दे देगा। फिर ये चेक करेगा कि अगर कैटेगरी प्रोड्यूस नहीं है तो देन ये आपकी सेकंड कंडीशन पे जाएगा और चेक करेगा कि कैटेगरी बिवरेजेस है या नहीं। अगर कैटेगरी बिवरेजेस है तो वो कस्टमर को 5% का डिस्काउंट दे देगा। फिर थर्ड सिनेरियो आता है कि अगर कैटेगरी बिवरेजेस नहीं है तो फिर ये जाएगा और वहां पे सिंपली प्रिंट कर देगा नो मैच। तो अब मैं एंटर करती हूँ। आप देखेंगे कि आपका सब में रिजल्ट आ रहा है, इनमें नो मैच आ रहा है क्योंकि इसमें कुछ डेटा ही गिवन नहीं है। मैं यहां से हटा के कैटेगरी आपकी कोई थर्ड कर देती हूँ। तो आप देखेंगे कि अगर प्रोड्यूस और बिवरेजेस की अलावा अगर आपका कुछ भी थर्ड सिनेरियो है तो वहां पे वो आपका नो मैच आएगा। तो आई होप आपको नेस्टेड इफ भी क्लियर हो। इसमें हम लोग सिंपली एक ट्रिक करते हैं और फॉल्स की कंडीशन की जगह पे एक और इफ लगा देते हैं जिससे ये आपके बाकी के कंडीशंस भी चेक कर सके एंड उस बेसिस पे रिजल्ट दे सके। और ये जनरली एक ही सेल पे लगता है कि कैटेगरी या प्रोडक्ट नेम। आप लोग डिफरेंट पे नहीं लगा सकते इसे, क्योंकि अगर आप लगाते हैं तो वो आपकी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो फिर उसको हम लोग अलग तरीके से करते हैं और उसे कैसे करेंगे ये लोग हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। तो आई होप आपको आज का सेशन क्लियर हुआ हो जिसमें हमने सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, डी एवरेज, डी मैक्स, डी मिन, डी सम इफ, काउंट इफ, डी काउंट ए, इस तरीके के फंक्शन सीखे। साथ में हमने इफ, एंड, और, नॉट एंड नेस्टेड इफ के फंक्शन सीखे। और अगर आपको इन फंक्शंस में से किसी में भी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें हमारी मेल आईडी और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ एंड वाले फंक्शंस को हम लोग लॉजिकल फंक्शंस कहते हैं एंड सम, एवरेज वाले फंक्शंस को हम लोग सिंपली हमारे न्यूमेरिक फंक्शंस होते हैं जिनसे हम लोग अपनी वैल्यूज को चेक करते हैं या फिर हम अपनी वैल्यूज के रिजल्ट्स निकालते हैं। सो आई होप आपको ये सारा सेशन क्लियर हुआ हो। वी विल मीट सून in our next session. Till then, learners, bye. Hope to meet you again with new features and new functions. Thank you, everybody. Bye once again. And don't forget to like our Facebook and subscribe our YouTube channel for more such videos and latest updates. Thank you.